स्वागत है आपका हमारे चैनल CGPSC मंथन में। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 7 के भाग 3 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ को जानेंगे। ये मुख्य पेपर के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसको हम अलग अलग पॉइंट्स में देखते हैं। पहला तो देखेंगे यूएन की पृष्ठभूमि के बारे में, फिर यूएन के सिद्धांत और उद्देश्यों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर यूएन के मुख्य अंग को देखेंगे, उसके बाद फिर यूएन की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका रही है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यूएन की पृष्ठभूमि में हम इसकी पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशन के बारे में बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 तक चला। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में जो है 1919 के वर्साय की संधि से लीग ऑफ नेशन या फिर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा व देशों के मध्य जो है समन्वय को स्थापित करना। ठीक है, जिसमें ये असफल हुई। इसका परिणाम हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध से देख ही सकते हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ जो लीग ऑफ नेशन के बाद दूसरा वैश्विक प्रयास था। ठीक है, इसका मकसद एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो समतामूलक व लोकतांत्रिक विश्व का निर्माण कर सके। ठीक है, और जो विश्व युद्ध की जो पीड़ाओं हैं उसको समझकर देशों के बीच शांति और समृद्धि और समन्वय को बढ़ा सके। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है ऐसे ही एक संगठन को लाने का विचार उभरा अन्य देशों के मन में, और जून 1941 में जो है 13 देशों ने इस संबंध में हस्ताक्षर किए। ठीक है, इससे पहले जो है अगस्त 1939 को अटलांटिक चार्टर सामने आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये चार्टर है, अटलांटिक चार्टर, अगस्त 1939। ठीक है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है मिलकर एक ऐसे विश्व की परिकल्पना की जहां लोग शांति और सुरक्षा के साथ रह सके। ठीक है, ये चार्टर ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का आधार बना है। ठीक, जो कि आगे चलकर इसमें और भी कुछ संधियां की गई जिससे इसको और आगे मदद मिला। ठीक है, तो अब हम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में जो महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं, जिसका जो प्रमुख संधियां रही है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें आता है क्या, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। ठीक, 1 जनवरी 1942 को आया। ठीक है, ये जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का विचार था, और जो संयुक्त राष्ट्र का जो शब्द है वो भी इन्हीं का दिया हुआ शब्द है। ठीक है, ये 26 देशों के द्वारा जो है धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध एक संगठन था। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि विश्व युद्ध के समय जो है धुरी राष्ट्र और इसमें अगला गुट कौन सा था। ठीक है, तो इस समय 2 गुट थे, एक को तो मित्र राष्ट्र बोलते थे या फिर अलाइड कंट्रीज, इसमें आते थे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस, ये सारे देश आते थे, जिसमें मोस्टली P5 कंट्रीज थी। ठीक है, और दूसरा था धुरी राष्ट्र या फिर एक्सिस कंट्रीज, इनको एक्सिस पावर्स भी बोलते थे। ठीक है, इसमें जापान, इटली, जर्मनी, ये सारे देश थे। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग प्रमुख संधियों में देखते हैं। इसमें पहला और महत्वपूर्ण संधि है, इसमें अक्टूबर 1943 का मॉस्को सम्मेलन, फिर हुआ अक्टूबर 1944 का डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन, फिर फरवरी 1939 का याल्टा सम्मेलन। ठीक है, तो तीनों को एक बार और देख लेते हैं। अक्टूबर 1943 का मॉस्को सम्मेलन, अक्टूबर 1944 का डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन और फरवरी 1945 का याल्टा सम्मेलन। सिंपल है ये, 43, 44 और 45 में हुआ था। फिर जो है, और इसमें जब अंतिम सम्मेलन, जिसको सभी सम्मेलनों का सम्मेलन भी कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ये जो है फाइनल जो है मतलब अंतिम सम्मेलन था इस सीरीज में जो संयुक्त राष्ट्र निर्माण में है। इस प्रकार से जो है 26 जून 1945 को जो है 50 देशों ने यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किया, और जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। ठीक है, इस समय जो है पोलैंड देश ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन पोलैंड ने जो है बाद में इस पर हस्ताक्षर किया और 51वां और पहला सदस्य पोलैंड बना। तो इस प्रकार यहाँ पर 51 देश हो गए। ठीक है, ये चार्टर जो है 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ, और इसी कारण भी हम लोग जो है 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यूएन डे कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर। इसमें याद रखने लायक क्या क्या चीज है, एक तो 3 संधि हो गया,
यूएन चार्टर हो गया और यूएन डे कब मनाते हैं। ठीक है, तो ये था यूएन के विकास की प्रक्रिया। ठीक, इसमें अगला है यूएन के उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो यूएन का उद्देश्य क्या होगा? तो सबसे पहले इसका जो स्थापना करने से पहले जो इसके बारे में सोचा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना और इसका जो मतलब शांति के लिए जो भी बाधक राष्ट्र है या फिर इसको नुकसान पहुंचाने वाले तत्व है उस पर कार्यवाही करना। ठीक है, अगला है इसमें सभी राष्ट्रों के नागरिकों के मूल अधिकारों की सुनिश्चित करना। ठीक है, उस समय जो है मूल अधिकार अमेरिका से आया और ये जो है सभी राष्ट्रों में इसको फैलाना चाहता था, क्योंकि ये व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए एक बेसिक अधिकार थे। ठीक है, और सभी देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों का विकास करना, क्योंकि इससे ही जो है विश्व शांति संभव थी। ठीक है, फिर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानवीय, सांस्कृतिक समस्याओं के लिए और सहयोग के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना, जहां पे जो है सभी लोग मिलकर इन समस्याओं के बारे में बात कर सके। ठीक, फिर सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना और उपनिवेशवादी नीति को समाप्त करना, ये जो है यूएन चार्टर की मूल भावना में था। ठीक है, तो इसको इसके उद्देश्य में भी रखा गया। और ये लोग जो है वैश्विक चिंताओं जैसे आतंकवाद है, साइबर क्राइम है, निशस्त्रीकरण है, इन सभी चीजों पर बात करते हुए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना सारे देशों को, ताकि इन समस्याओं को एक साथ बैठकर सुलझाया जा सके। ठीक है, यूएन चार्टर की धारा 2 में धारा 1 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह बताया गया है कि यूएन की कौन से सिद्धांत पर चलेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सिद्धांत यूएन फॉलो करता है। राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत, सभी के समानता का सिद्धांत, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, विश्व की शांति और सुरक्षा के सिद्धांत, आपसी सहयोग और मित्रता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये थे यूएन के सिद्धांत। अगला है यूएन की आधिकारिक भाषाएं। ठीक, स्थापना के समय जो है इसमें केवल 5 ही भाषा थी। 5 भाषा में कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और चीनी। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और चीनी। ठीक है, 1983 में जो है इसमें अरबी भाषा भी जोड़ा गया। ठीक, 2015 से जो है भारत सरकार द्वारा भी हिंदी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये काफी विवाद में भी रहा है कि इसको जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कामकाज की भाषा रही है वो केवल अंग्रेजी और फ्रेंच रही है। ठीक है, अगला है यूएन की संरचना या अंग। ठीक है, तो फिर अब अंग के बारे में बात करते हैं यूएन की। तो यूएन द्वारा जो है विभिन्न उद्देश्य या लक्ष्य को संपादित करने के लिए जो है विशिष्ट संस्था का निर्माण किया गया है उसके स्पेसिफिक फील्ड में। ठीक है, जिसको हम यूएन का मुख्य अंग कहते हैं। इनकी संख्या है 6। ठीक है, तो इन्हीं अंगों को हम डिटेल से अब डिस्कस करते हैं। ठीक, वैसे इन अंगों को हम पुनः से 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि यूएन महासभा की तुलना हम लोग विधायिका से कर सकते हैं, तो एक भाग ये हो गया विधायिका से संबंध है यूएन महासभा। ठीक, न्यायपालिका से संबंधित कौन हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। याद रखना, न्यायिकता परिषद नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, उसके बाद जो भी 3 परिषद है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यासिता परिषद, और उसके साथ साथ एक सचिवालय भी। ये क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। सचिवालय की तुलना हम प्रशासनिक अंग से इसका कर सकते हैं। ठीक है, और मुख्य अंग के साथ साथ इसके जो अन्य संस्थाएं हैं उनको संलग्न अंग के अनुसार इनको अलग अलग क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जैसे कि वित्तीय क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र और तकनीकी क्षेत्र। इसमें कई सारी और संस्थाएं हैं जिसका हम लोग डिटेल डिस्कशन केवल कुछ संस्थाओं का करेंगे, जैसे कि IMF हो गया, WTO हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगला देख लेते हैं क्या? यूएन महासभा। ठीक है, महासभा जो है यूएन के अंतर्गत प्रमुख वैचारिक विमर्श व नीति निर्धारण करने वाली एक शीर्ष संस्था है। ठीक, इसकी तुलना हम जैसे कि पहले बात किया कि विधायिका से कर सकते हैं। इसी कारण इसको विश्व का पार्लियामेंट भी कहते हैं। याद रखना, विश्व का पार्लियामेंट किसको कहते हैं? यूएन महासभा को। ठीक, ये जो है न्यूयॉर्क में स्थित है और ये जो है सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए जो है
विश्व स्तरीय मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो महासभा को क्या बोलते हैं? विश्व का पार्लियामेंट। ठीक, इसकी संरचना देख लेते हैं। इसके एक अध्यक्ष होते हैं और जितने सारे सदस्य जो है देश इसके सदस्य हैं वही 193 जो देश हैं वो इनके सदस्य होते हैं। ठीक, इसमें प्रत्येक देश अपना जो है प्रतिनिधि नियुक्त करता है। ठीक, और उस प्रतिनिधि को मतलब प्रत्येक देश के पीछे मतलब उसको एक वोट प्राप्त होता है। ठीक है, इसका सत्र हर वर्ष जो है एक बार सितंबर और दिसंबर में होता है और हर सत्र में प्रत्येक बार के लिए जो है एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये अध्यक्ष जो है इन्हीं 193 देशों में से होता है और ये भी एक भौगोलिक आधार पर होता है। ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर इसको बांटा गया है विभिन्न भागों में, उस आधार पर होता है। ठीक, और 74वें सत्र के लिए अध्यक्ष जो है वर्तमान में 74वां सत्र पिछला जो था 2019 का वो था, तो इसके लिए अध्यक्ष है ताजिनी मोहम्मद बांदे। ठीक, और ये भी है कि भारत के यूएन के राजदूत कौन है इसको भी जान लेते हैं, ये है सैयद अकबरुद्दीन। ठीक, तो फिर अब हम महासभा के कार्य देख लेते हैं। महासभा जो है अपने सभी कार्य समितियों के माध्यम से करती है। ठीक है, और सभी कार्यों की जो स्वीकृति है महासभा से ही प्राप्त होती है यूएन की। इसमें से कुछ प्रमुख कार्य को हम लोग देख लेते हैं। पहला तो है नियुक्ति से संबंधित कार्य। ठीक है, ये जो है महासचिव सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन करता है। कौन? महासभा के सदस्य। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो बजट तैयार करना होता है उसका कार्य भी कौन करता है? महासभा। ठीक है, और देशों से जो है फंड एकत्रित करना, ये भी कार्य कौन करता है? महासभा। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार करके इसकी अनुशंसा करता है। ये तो हर पॉइंट में लिखना ही है आपको। ठीक है, इसको भी आप सब में लिख सकते हैं। वैश्विक आपदा जैसी आतंकवाद, साइबर क्राइम और प्राकृतिक आपदा जैसी समस्या पर बात करते हैं। ठीक है, किसी भी अंग का यदि कार्य और शक्तियां अगर पूछ रहा है तो उसको लिखना काफी आसान है। यूएन का जो कार्य है वही उसके मुख्य अंगों का भी कार्य होगा, तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का संहिताकरण करना, ये भी एक उनका काम है महासभा का। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी अन्य संस्थाओं से रिपोर्ट प्राप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि महासभा लिख सकते हैं कि महासभा के क्या कार्य हैं। ठीक है, अगला अंग है सुरक्षा परिषद। ठीक है, यूएनएससी। ये एकदम काफी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना जो है इसका प्राथमिक दायित्व है। इसकी तुलना हम जो है फिर से कार्यपालिका से कर सकते हैं। इस कारण जो है इसको विश्व की सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो संरचना देख लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सुरक्षा मतलब इसी में अध्यक्ष सदस्य जो है कौन कौन होते हैं। सदस्य इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य को जो है सुरक्षा परिषद के निर्णयों को मानने और लागू करने के लिए बात होते हैं, क्योंकि जो है ये नीतिगत रूप से एक सर्वोच्च संस्था होती है और ये काफी ज्यादा करंट में भी रहता है ये जो सुरक्षा परिषद है। ठीक है, इसकी बैठक जो है प्रत्येक माह होती है और हर माह इसकी जो है अध्यक्षता चुनी जाती है। ये 15 सदस्यों में से ही कोई एक होता है और ये जो अध्यक्षता है वो इन सभी के 15 सदस्यों के बीच एक माह के लिए जो है रोटेट होते रहता है। ठीक, अब सदस्य में देखते हैं 5 स्थायी सदस्य कौन है। ठीक, 5 स्थायी सदस्य कौन होंगे? P5 कंट्री। P5 कंट्री तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण देश हैं। तो इसमें है कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ठीक है, कौन कौन है? अमेरिका है, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक, इनके पास जो है एक विशेषाधिकार होता है। अगर किसी भी मुद्दे पर जो है इन पांचों में से किसी भी देश ने जो है अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उस मुद्दे पर जो है वीटो पावर लगा दिया, जिसको बोलते हैं वीटो पावर, तो वो मुद्दा जो है संयुक्त सुरक्षा परिषद से जो है पास नहीं हो सकता। ठीक है, कौन से कारण? इस केवल ये पावर है 5 स्थायी सदस्य के पास। ठीक, इसको बोलते हैं वीटो पावर। और 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका चुनाव जो है क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। तो इसी को हम देख लेते हैं। इसमें से 5 सदस्य चुने जाते हैं
एशिया और अफ्रीका क्षेत्र से। कहाँ से? 5 सदस्य एशिया अफ्रीका क्षेत्र से, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका क्षेत्र से, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप से और 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है। 5 सदस्य एशिया व अफ्रीका क्षेत्र से, 2 सदस्य कहाँ से? लैटिन अमेरिका क्षेत्र से, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप क्षेत्र से और 1 सदस्य कहाँ से? पूर्वी यूरोप क्षेत्र से। ठीक है, इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है और 2/3 बहुमत से जो है इनका चुनाव होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के अनुसार शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा ऐसे परिस्थितियों की जांच करना जो विश्व स्तर पर विवादों को जन्म दे रही है और उन विवादों को सुलझाना, ये किसका कार्य है? सुरक्षा परिषद का कार्य है। ठीक है, ये अनुशंसा करती है नए सदस्य देशों की के प्रवेश की और महासचिव के नियुक्ति की। ठीक है, और इन विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने के लिए समझौता सेना या फिर शांति सेना भी भेजती है या फिर आक्रामक कार्यवाही को सुनिश्चित करती है। जैसे कि जो देश जो है आक्रामक देश है उनके खिलाफ ये कई सारे प्रतिबंधों को लगाती है, जैसे कि आर्थिक प्रतिबंध हो गया, उनके हथियार पर नियंत्रण हो गया, उनके वित्तीय प्रतिबंध हो गया, उन पर लगाना, उन पर यातायात पर प्रतिबंध लगाना या फिर नाकाबंदी लगाना। ठीक, ये पूरे विश्व में जो है हथियारों के विनियमन को भी रेगुलेट करता है या फिर उस पर निगरानी रखता है। और क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए जज की नियुक्ति भी करना किसका कार्य है? सुरक्षा परिषद का। ठीक, तो इसको कार्यों को हम लोग देख सकते हैं, ये इस प्रकार थे। ठीक है, यूएन का अगला अंग है न्यासिता परिषद। ठीक है, यूएन चार्टर धारा 75 में जो है इसका उल्लेख है न्यासिता परिषद का। इससे पहले हम लोग न्यास क्षेत्र से आशय क्या होता है ये समझ लेते हैं। न्यास क्षेत्र से आता है आशय होता है उपनिवेशवाद से संबंधित है ये न्यास क्षेत्र। ठीक है, जब यूएन की स्थापना की गई उस समय जो है विश्व में उपनिवेशवादी नीति जो है विद्यमान थी। ठीक है, और संप्रभुता व स्वशासन जो है अटलांटिक चार्टर जो था उसकी मूल भावना में था। ठीक है, तो इसी समस्या के समाधान के लिए जो है उपनिवेशवादी नीति को समाप्त करने के लिए यहाँ पे जो है न्यासिता परिषद का गठन किया गया था। समझ गए इसको? किस लिए? उपनिवेशवादी नीति को समाप्त करने के लिए। ठीक है, ये संस्था जो है ये तय करती है कि न्यास क्षेत्र के लोगों को राजनैतिक, मानवीय व सांस्कृतिक रूप से सभी अधिकार मिले। ठीक है, जो उनकी जीवन की गरिमा के लिए आवश्यक है और उनका जो विकास है वो प्रगतिशील हो, जिससे कि वे स्वशासन और स्वतंत्रता की ओर बढ़ सके। ये सुनिश्चित करती है कौन? न्यासिता परिषद। ठीक, स्थापना के समय जब जो थे इसमें 11 देश ऐसे थे जो उपनिवेश थे उस समय। ठीक है, क्योंकि जो अंतिम देश है जो उपनिवेश था 10 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, कौन सा देश? पलव देश जो है आजाद हो गया था। ठीक, तो ये दिखाता है कि ये जो संस्था है अपने सिद्धांतों में सफल साबित हुई। ठीक, इस कारण वर्तमान में जो संस्था है इनएक्टिव मोड में है, ये जो है सक्रिय नहीं है। तो इसके बारे में जो बेसिक जानना था उसको हम जान लिए कि उपनिवेशवादी नीति को समाप्त करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था और न्यास परिषद के क्षेत्र के जो लोगों के जो मूल अधिकार है उसको सुनिश्चित करना और उनके राजनैतिक या फिर मानवीय और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, जबकि सभी उपनिवेशवादी देश जो है स्वतंत्र हो चुके हैं तो इसका जो रोल है वो समाप्त हो चुका है। ठीक, अगला अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए आर्थिक एवं जो है सामाजिक रूप से विकास जो है अत्यंत आवश्यक था देशों का। ठीक, क्योंकि सामाजिक रूप से ही विकास करके जो है नैतिक सुधार हो सकती थी, नैतिक सुधार ही संभव था। ठीक, इसलिए जो है सामाजिक व मानवीय गतिविधियों के जो है संचालन के लिए इस अंग का निर्माण किया गया। ठीक है, इसकी संरचना देख लेते हैं। 10 जनवरी 1946 को जो है इसका गठन हुआ। स्थापना के समय इसमें केवल 18 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं। ठीक, इसके अध्यक्ष का जो है कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। हर साल जो है इसके 1/3 सदस्य मतलब 18 सदस्य जो है वो बाहर हो जाते हैं। ठीक, इसका बैठक जो है न्यूयॉर्क और जिनेवा में जो है अल्टरनेट रूप से होता है।
ये जो है ये जो परिषद जो है विश्व की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व भर के जो है बुद्धिजीवियों का एक समूह है। और इन बैठकों में जो है मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जो प्रमुख मानवीय समस्याएं हैं उन विषयों पर जो है विचार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब इस संस्था के जो है कुछ सहायक अंग भी है जो कार्यात्मक रूप से इसमें सक्रिय है, एक्टिव है। जैसे कि इसमें से कुछ को हम लोग देखते हैं। जनसंख्या आयोग हो गया, जैसे कि महिला आयोग हो गया, नशीली वस्तुओं के संबंधी आयोग हो गया, उसको विश्व में मॉनिटर करने के लिए, विकास नीति संबंधी समिति हो गया, अपराध रोकथाम आयोग हो गया, सांख्यिकी आयोग हो गया, संयुक्त राष्ट्र वन मंच हो गया, और विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों के जो है अलग अलग सहायता आयोग बनाए गए हैं इसमें। ठीक है, इनके कार्य और उद्देश्य क्या है? इनका कार्य वही बेसिक मानवीय गतिविधि समस्याओं को सुलझाना, यही इसका उद्देश्य है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं गरीबी आता है, भूखमरी, महामारी, स्वास्थ्य चिंताओं का निवारण, सांस्कृतिक अंतरक्रिया, मानव अधिकारों व मूल अधिकारों को सुरक्षित करना और उनका संवर्धन करना। ठीक है, ये सारी चीजें किसके उद्देश्य में आती है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में। और ये भी देख लेते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष हैं मोना जूल, ये है नॉर्वे की। ठीक है, अब यूएन का अगला अंग देखते हैं, यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये जो है संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है। इसका कार्य है विभिन्न देशों के कानूनी विवादों का समाधान करना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार जो है उसको न्यायोचित ढंग से उसको सही ठहराना या फिर उसका निर्णय देना। ठीक है, इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना क्या है? इसकी स्थापना हुई थी जून 1945 में। ठीक, इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। अन्य सभी जो 5 मुख्य अंग है यूएन के, उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये है कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संरचना में देख लेते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 15 सदस्य होते हैं जिसको हम लोग न्यायाधीश कहते हैं। इनका कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है और अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। इन्हीं 15 सदस्यों में से अध्यक्ष का हम लोग चुनाव करते हैं। ठीक, प्रति वर्ष जो है इसके 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा। महासभा के कार्य में हमने देखा था। इसकी अनुशंसा कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र। और नियुक्ति कौन करता है? अनुशंसा करता है सुरक्षा परिषद और नियुक्ति कहाँ होती है? महासभा द्वारा। ठीक है, तो न्यायाधीश बनने के लिए जो है इसमें कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है। इसमें है कि इनको अंतर्राष्ट्रीय कानून और व सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए और जो है ये अपने देश के उच्चतम जो है हाईएस्ट न्यायिक पद पर या तो कार्यरत हो या फिर वहां कार्य करने की जो है योग्यता रखते हो। ठीक है, इनका जो है योग्यता, न्यायाधीश बनने की योग्यता को ध्यान रखिएगा। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून व सभ्यता का ज्ञान हो और दूसरा जो है अपने देश के उच्चतम न्यायिक पद पर कार्यरत हो या कार्य करने की योग्यता रखते हो। इनके न्यायाधीश जो है पुनर्निर्वाचन के योग्य होते हैं और इसके अलावा जो है आवश्यकता पड़ने पर जो है ये विशेष जज की भी नियुक्ति कर सकते हैं। यूएन का अगला अंग है सचिवालय। ठीक है, यह यूएन का प्रशासनिक कार्यालय है जिसका कार्य यूएन से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं को सहायता प्रदान करना है और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम और नीतियों और प्रशासन को देखना होता है। ठीक है, सचिवालय का प्रधान जो है महासचिव होता है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर होती है। सचिवालय का कार्य उन सभी क्षेत्रों से जुड़ा होता है जो संयुक्त राष्ट्र के दायरे में आता है। ठीक है, अपने कार्यों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक जो है कर्मचारी और महासचिव जो है केवल संयुक्त राष्ट्रपति उत्तरदायी होते हैं। इसमें कामकाज की भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अब सचिवालय के कार्य देख लेते हैं क्या क्या है। बैठकों की कार्य सूची बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पंजीकरण करना, आंकड़े व सूची पत्र एकत्र करना। ठीक है, और कार्यक्रम की सुविधा के लिए जो है सचिवालय को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि सामाजिक विभाग हो गया, आर्थिक विभाग हो गया, तकनीकी विभाग हो गया, सुरक्षा विभाग हो गया और लोक सूचना विभाग हो गया है। इसमें अब हम लोग अगला देखते हैं यूएन महासचिव, जो कि सचिवालय का प्रमुख होता है। यूएन महासचिव जो है यूएन संस्था का एक महत्वपूर्ण
शीर्ष या फिर शीर्षस्थ अधिकारी होता है, जिसको CEO भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल की अनुशंसा पर महासभा द्वारा की जाती है। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक। महासचिव जो है अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। इसके कार्य हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला तो ये प्रशासनिक और सांगठनिक प्रमुख होता है, और इसका कार्य होता है कि अन्य पदाधिकारी को नियुक्ति करना और उनके दायित्व का निर्धारण करना। महासचिव जो है उसको वो अपने हिसाब से जो है जितना चाहे उतने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। ये जो है बजट निर्माण या फिर वित्तीय आवंटन को ध्यान रखता है। ठीक है। और कई सारी प्रस्ताव जो है उसको लाने और पारित कराने की जो प्रक्रिया है उस कार्य को भी कौन सुनिश्चित करता है? महासचिव सुनिश्चित करता है। फिर से एक पॉइंट तो हम लोग जोड़ ही सकते हैं यहाँ पे, क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है। या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है और शोध अनुसंधान या फिर रिपोर्ट तैयार करवाना, ये भी इसका महासचिव का एक कार्य होता है। अब हम लोग UN का मूल्यांकन देखते हैं। UN का मूल्यांकन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक तो इसके सकारात्मक प्रभाव और एक है इसके नकारात्मक प्रभाव। ठीक है। तो सकारात्मक प्रभाव जो है इसकी उपलब्धियों को भी इसमें गिना जा सकता है। सकारात्मक प्रभाव में इसमें है मानवाधिकार संरक्षण व फिर लैंगिक समानता को लाना। ठीक है। विवादों पर, जो देशों के विवादों पर हैं उनके बीच मध्यस्थता कराना और समझौता कराना, निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में कार्य करना, पर्यावरणीय मामलों के बारे में बातचीत करना। ठीक है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इसने जो है UN ने एक प्रभावी भूमिका निभाई है। नए अपराध जो हैं जैसे कि आतंकवाद हो गया, साइबर हो गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, इस सब के बारे में एक वैश्विक मंच प्रदान करना जहाँ पे विश्व के देश बात कर सके और इन समस्याओं को सुलझा सके। ठीक है। UN जो है अगर किसी क्षेत्र में डिस्टरबेंस है तो वहां पे अपनी शांति सेवाएं भी भेजते हैं, और कई बार इसने शांति सेनाएं भेजकर जो है वहां पे शांति स्थापित करने का कार्य किया है। ठीक है। ये जो है विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा भी कार्य करता है, जैसे कि जैव विविधता के क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है। सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक। अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं। नकारात्मक प्रभाव में ये है कि ये कई बार जो है शांति समझौतों के नाम पर देशों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, जो कि उनकी संप्रभुता का हनन है। ठीक है। दुनिया के जो है ताकतवर देश जो है UN में जो सम्मिलित है वो नियम कानूनों को अपने हिसाब से मानते हैं, अपने हिसाब से उसको नहीं मानते हैं। ठीक है। तो नियम कानूनों का वो लोग अपने हिसाब से जो है सुविधा स्वीकरण करते हैं, ये कहा जा सकता है। ठीक है। लेकिन कमजोर देश जो है यहीं पे इनके निर्णय को मानने पे मजबूर हैं। ठीक है। UN में कई बार कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का भी शिकायत होता रहता है। इस कारण जो है भारत इसके जो है सुधार की, इसमें UN में सुधार की मांग करता है और इसके पुनर्गठन की भी मांग करता है। ठीक। 1990 के बाद जो है इसमें हम लोग अमेरिकी एकाधिकार देखते हैं, क्योंकि 40% फंडिंग UN की किससे जाती है? अमेरिका से। तो वित्तीय सहायता ज्यादा प्रदान कर रहा है, सिंपल सी बात है कि उसका प्रभुत्व उसमें ज्यादा होगा। ठीक। तो यहाँ पे इस अमेरिकी अधिकार भी देखने को मिलता है, और कई जैसे शक्तिशाली देश हो गए उनका भी इसमें अधिकार दिखता है, जैसे कि चाइना हो गया, अभी WHO में उसका जो है वर्चस्व है। ठीक। तो UN जो है इन सब कारणों से विवाद में भी जुड़ा रहता है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा क्या? UN की पृष्ठभूमि देखी, UN के उद्देश्य देखे, सिद्धांत देखे और UN के मुख्य अंग को डिस्कस किया और UN का मूल्यांकन किया हमने। ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक और टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।